प्यारे बच्चों, श्री स्वामी कृष्णानंद इंटर कॉलेज बिलवार जौनपुर के सभी कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पहले मैंने आप सभी लोगों को प्रकाशिक यंत्र पढ़ाया, आप सभी को समझाया कि प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, एक्सप्लेन किया कि प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन घटनाओं पर आधारित संयंत्र प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि प्रकाशिक यंत्र अध्ययन में सरलता के लिए हमने आपको बताया दो प्रकार के हैं, कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र और प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र। ऐसे सभी प्रकाशिक यंत्र जो प्रकृति में स्वतः मिलते हों या स्वतः प्राप्त होते हों, प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र फॉर एग्जाम्पल मानव नेत्र, और कृत्रिम प्रकाशिक यंत्रों में ऐसे समस्त प्रकाशिक यंत्र जो मनुष्य द्वारा बनाए जाएं या निर्मित किए जाएं कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र भी अध्ययन में सरलता लिए कार्य पद्धति के आधार पर दो प्रकार के हो जाते हैं। हमने इसके पहले वाली वीडियो में चार्ट बना के आपको बकायदा समझाया था कि कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। छोटी से छोटी सूक्ष्म वस्तुओं का कई गुना बड़ा, स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब दिखाने वाले उपकरण या यंत्र सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप कहलाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके अगले वाले लेसन में मैं डिटेल में इसकी डिस्कस करूंगा इनके बारे में। ऐसे ही दूर स्थित वस्तुओं जैसे ग्रह, तारे, नक्षत्र, इन सब का प्रतिबिंब बड़ा, स्पष्ट, चमकीला बताने वाले उपकरण दूरदर्शी कहलाए थे। प्यारे बच्चों, दूरदर्शी भी दो प्रकार के होते हैं, परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी। यहां बट इस लेसन में हमने आपको मानव नेत्र की संरचना, आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना समझाया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि मानव नेत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा दूर की, पास की, छोटी, बड़ी समस्त प्रकार की वस्तुओं का प्रतिबिंब देखा जाता है। मानव नेत्र फोटोग्राफिक कैमरे की भांति व्यवहार करता है, वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है और उसकी सूचना मस्तिष्क को पहुंचाता है। किसी भी वस्तु का नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा और उल्टा होता है, मस्तिष्क उसे हमें सही आभास कराता है। हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि मानव नेत्र दो नेत्र गोलक के रूप में खोपड़ी के नेत्र कोटर में स्थित होता है। 6 कंकाल पेशियों द्वारा यह नेत्र गोलक नेत्र कोटर में समायोजित होता है, जिससे हम नेत्र गोलक को बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे घुमा सकते हैं। हमने यह भी पढ़ा था कि नेत्र गोलक के किनारे वाला हिस्सा अश्रुकुल्या, नेत्रकुल्या कहलाती है, जिसके पीछे की ओर अश्रु ग्रंथियां, जिससे अश्रु स्रावित होता है और नेत्र हमारा नम बना रहता है। हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में नेत्र के संदर्भ में यह पढ़ा था कि नेत्र गोलक की ऊपरी और निचली दो पलकें बाहरी धूल, धुआं, धक्कड़ आदि से रक्षा करती हैं, जिसके आगे बाल जैसी रचना बनी होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको नेत्र की अंदरूनी संरचना बताया था। ये तो वाई स्ट्रक्चर था नेत्र का। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था प्यारे बच्चों कि नेत्र का कुछ हिस्सा खोपड़ी के भीतर और कुछ हिस्सा खोपड़ी के बाहर, अंदर और बाहर के भागों को मिलाकर नेत्र लगभग गोल आकार की होती है। फोटो बना के इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था कि मानव नेत्र 3 प्रकार की पटलों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर वाली पटल दृढ़, श्वेत और अपारदर्शी होती है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। चित्र बना के दिखाए थे कि दृढ़ पटल का आगे का हिस्सा, आगे वाला हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ होता है, कोमल होता है, पारदर्शी होता है, जिसे श्वेत मंडल या कार्निया कहते हैं, और इसी भाग से प्रकाश नेत्र के भीतर एंट्री करता है। और आपको समझाए थे बच्चों कि श्वेत मंडल या कार्निया को गेट ऑफ द ह्यूमन आई, नेत्र दरवाजा कहते हैं। इसी से नेत्र के भीतर प्रकाश की एंट्री होती है। नेत्रदान प्रक्रिया में इसी हिस्से के
नेत्र जो है लोग जब दान करते हैं तो इसी हिस्से का दान किया जाता है, ऐसा हमने आपको एक्सप्लेन किया था, समझाया था। और बच्चों अगर याद हो तो हमने आपको इस लेसन में एक और टॉपिक एक्सप्लेन किया था कि इसी लेसन में दृढ़ पटल के जस्ट भीतर की ओर नेत्र की दूसरी महत्वपूर्ण पटल गाढ़े भूरे रंग की होती है, और गाढ़े भूरे रंग की होने के कारण इसे जो है रक्तक पटल, खुनही पटल कहा जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, और इस वजह से किसी भी वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बनता है। और आपको समझाए थे अगर याद हो कि रक्तक पटल से जुड़ी हुई कुछ मांसपेशियां जो सिकुड़ती फैलती रहती हैं, जिन्हें सिलेरी पेशियां या पश्चिमाभिमुखी पेशियां कहते हैं। चित्र बनाकर आपको दिखाए थे कि सिलेरी पेशियों से जुड़ा हुआ एक पारदर्शी पर्दा या झिल्ली होता है, जिसे हम परितारिका कहते हैं, और जो जलवायु विशेष के कारण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रंग या कलर का होता है। किसी परितारिका नीले रंग की, किसी की काली रंग की, किसी की भूरे रंग की। आपको समझाए थे कि परितारिका का मध्यतम बिंदु पुतली कहलाता है, जो परितारिका के साथ सिकुड़ता या फैलता है, जो नेत्र लेंस का सुरक्षा गार्ड होता है, कम या अधिक प्रकाश की तीव्रता से नेत्र लेंस की रक्षा करता है। आपको चित्र बना के दिखाए थे कि जो नेत्र लेंस होता है वह उत्तल लेंस मांस का बना हुआ होता है, जिसके आगे वाला पृष्ठ ज्यादा गोल होता है, पिछला पृष्ठ की वक्ता कम गोल होता है, और ये दो प्रकार के द्रवों के बीच में घिरा रहता है, जलीय द्रव, कच्चा द्रव, जिससे बाहरी आघातों या झटकों से इसकी सुरक्षा होती है। नेत्र की तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण पटल क्या समझाए थे? तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण पटल दृष्टि पटल या रेटिना कहलाती है, जिसपे एक स्थान होता है पीत बिंदु एलिप्स स्पॉट, जहां पर जो है वस्तुओं का उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि पटल से जुड़ी हुई कुछ दिक् तंत्रिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क तक लगी होती हैं, जिसके बारे में समझाए थे, जो शलाकाकार या शंक्वाकार होती हैं। शलाकाकार दिक् तंत्रिकाओं के कारण प्रकाश की संवेदना का एहसास होता है, और शंक्वाकार दिक् तंत्रिकाओं के कारण रंगों की संवेदना का एहसास होता है। हम लोगों ने बेटा इस तरह से मानव नेत्र का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब आज हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे नेत्र से वस्तु का बनना, वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। नेत्र से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना माने नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता या मिलता या प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर नेत्र के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, और नेत्र से वह प्रकाश परावर्तित होकर हमारे नेत्र में श्वेत मंडल से नेत्र के भीतर प्रविष्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, नेत्रों के सम्मुख जब वस्तु रखी जाती है तो वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, वस्तु द्वारा यह प्रकाश परावर्तित होकर नेत्र के श्वेत मंडल से नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। नेत्र के भीतर जब यह प्रकाश थोक के भाव में जाता है तो रक्तक पटल द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे सामने वाली वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बने। अब ये प्रकाश जलीय द्रव से होते हुए नेत्र लेंस पर आपतित होता है। नेत्र लेंस इस प्रकाश को पीत बिंदु पर अपवर्तित कर देता है, जिससे पीत बिंदु पर छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। दिक् तंत्रिकाएं इस प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को सीधा और सही हमें आभास करा देता है। इस तरह से प्रतिबिंब जो है बनता है। यहां भीतर नेत्र लेंस से पीत बिंदु तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए यह दूरी जो है फोकस दूरी होती है। और बच्चों एक खास बात, ये नेत्र लेंस हमारा सिलेरी पेशियों से जुड़ा होता है, तो नेत्र लेंस भी सिकुड़ता फैलता रहता है, कभी पतला होकर बड़ा हो जाता है, कभी जो है मोटा होकर छोटा हो जाता है। नेत्र लेंस जो है सिकुड़ता और फैलता है। इसका लाभ होता है, अगर नेत्र लेंस फैल गया है, पतला हो गया है, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ गई है, और इस वजह से
वस्तुएं जो दूर होती हैं या जो वस्तुएं बड़ी होती हैं उनका हम अच्छा प्रतिबिंब बना लेते हैं नेत्र के द्वारा, उन्हें हम अच्छे से देख पाते हैं। माने जो वस्तुएं दूर होती हैं या जो वस्तुएं बड़ी होती हैं उन्हें देखने के लिए नेत्र लेंस का पतला हो जाना या बढ़ जाना होता है, जिससे उसकी फोकस दूरी बड़ी हो जाए, वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखे या प्राप्त हो। वैसे ही जो वस्तुएं नेत्र के बहुत नजदीक होती हैं या जो वस्तुएं बहुत छोटी होती हैं उनका प्रतिबिंब देख सके हम अच्छे से, इसलिए हमारा नेत्र लेंस छोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दूर या लंबी वस्तु को देखने के लिए नेत्र लेंस पतला हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी, या छोटी या नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो ये जो दूर या पास, छोटी या बड़ी वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने के लिए नेत्र लेंस की पेशियां नेत्र लेंस को एडजस्ट कर रही है, समायोजित कर रही है। इस क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। तो यहां देखो 2-3 नए शब्द बताऊंगा। नेत्र की समंजन क्षमता, गौर से समझिए, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। नेत्र की पेशियों द्वारा, जो नेत्र की पेशियां ऊपर नीचे लगी हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, माने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम करने या बढ़ा देने की जो क्षमता होती है उसे ही नेत्र लेंस की या नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब बच्चों, नेत्र की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो नेत्र की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। इधर क्लियर बेटा? ऐसे ही छोटी छोटी चीजें आपको आज मैं बताता चलूंगा, सुनते जाइए। नेत्र के लिए बेटा निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है? निकट बिंदु और दूर बिंदु। नेत्रों के द्वारा जितनी कम से कम दूरी पर रखी वस्तुएं देखी जा सकती हैं वह दूरी नेत्र के लिए निकट बिंदु कहलाती है, और निकट बिंदु की दूरी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। और नेत्र द्वारा जितनी अधिक से अधिक दूरी पर रखी वस्तुएं देखी जा सकती हैं उसे ही हम नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं, और इसकी वैल्यू अनंत होती है। बच्चों, आसमान में जहाज उड़ रहा है या तारे हैं, अनंत दूरी पे हैं, हमें दिखाई देते हैं, लेकिन एकदम स्पष्ट हूबहू नहीं दिखाई देते, छोटे दिखते हैं, दिखते तो हैं। तो नेत्र के द्वारा जितना ज्यादा से ज्यादा दूरी तक देखा जा सके वह दूरी दूर बिंदु होती है, जिसका मान अनंत होता है। और नेत्र के जितना कम से कम या पास तक हम देख सकते हैं वह दूरी निकट बिंदु होती है, जिसका मान जो है 25 से भी होता है। लेकिन यहाँ आज आपको मैं एक शब्द बताने जा रहा हूं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बहुत ही प्यारा शब्द है बेटा, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? तो अभी बताया, नेत्र की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो वैसे ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, नाम से परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। स्वस्थ नेत्रों द्वारा, माने अगर हमारी आंख स्वस्थ है, कोई बीमारी हमारी आंख में नहीं है, तो स्वस्थ नेत्रों द्वारा जितनी कम से कम दूरी पर रखी वस्तुएं
स्पष्ट हूबहू दिखाई दे, माने जितनी बड़ी यहाँ, जितनी मोटी यहाँ, जितनी छोटी यहाँ, वस्तु एकदम उतनी लंबी चौड़ी मोट छोट दिखाए, तो जितनी दूरी पर रख के देखा तई वह दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और इसे हम कैपिटल डी से लिखते हैं और इसकी वैल्यू डॉक्टर के हिसाब से 25 सेंटीमीटर होती है। समझो जरा, स्वस्थ नेत्रों के द्वारा जितनी दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्टतया हूबहू वैसे को वैसे छोट ना है उतना दिखाए, वही दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो स्वस्थ नेत्रों द्वारा जितनी दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्टतया या हूबहू दिखाई देती हैं, वह दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है और इसका मान 25 सेमी होता है। इसे हम कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष प्यारे बच्चों अच्छे समझो, दृष्टि दोष। आप सभी स्वामी श्री कृष्णानंद जी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं से गुजारिश है मेरी कि आप सब लोग ये वीडियो देखा करो और अपने सभी सहेलियों और अपने सभी दोस्तों को इन वीडियो को देखने के लिए प्रेरित किया करो। और आप घर बैठ करके वीडियो 2-3 बार देख करके पाठ तैयार किया करो बेटा, और साथ ही साथ नोट्स बनाया करो। क्योंकि दृष्टि दोष स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तुएं अगर हमें दिखाई दे रही हो तो इसका मतलब हमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्टतया न दिखे बल्कि उससे कम दूरी पर या उससे ज्यादा दूरी पर रखी वस्तुएं दिखाई दे तो हम इसे दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब बेटा कि अगर हम 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर कोई वस्तु को देख रहे हैं तो हमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को न देखकर 25 से ज्यादा दूरी पर या 25 से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को देख पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें दृष्टि दोष है, देखने की बीमारी है। तो यदि किसी व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्ट न दिखाई दे बल्कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से अधिक दूरी पर या से कम दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता, वर्ण अंधता, द्विपार्श्विकता दोष। तो ध्यान से समझिए बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तुएं जब स्पष्टतया न दिखें बल्कि उनसे अधिक दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखे, माने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट न दिखे बल्कि 30 या 35 या 40-50 पर रख दे वस्तुओं को और तब दिखे तो इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। माने दूर रख के देखने वाली बीमारी। माने आप अगर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को देख रहे हो तो आपको कोई दृष्टि दोष नहीं है, लेकिन आप 25 से दूर करके कोई वस्तु को देख रहे हो तो आपको दूर दृष्टि दोष कहा जाएगा, आपके नेत्रों में है। तो बच्चों दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, जैसे दूर दृष्टि दोष जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट न देखकर इससे अधिक दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे तो इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है।
और इसका निवारण उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा किया जाता है। माने डॉक्टर हमारे चश्मे में उत्तल लेंस लगा देता है कि जिससे हम जो है चश्मा लगा के बैठे हैं, हमारे नेत्रों में जो चश्मा लगा है उसमें उत्तल लेंस लगा है, तो हम अखबार को 25 सेंटीमीटर दूरी पर करेंगे, लेकिन जो चश्मा लगा है उसमें जो लेंस है वो इस 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख के अखबार का फोटो 25 से दूर बना देगा, 30, 35, 40 पे। और आपकी आंखों को 30, 35, 40 देखने वाली बीमारी है तो आप उसको देख लोगे, लेकिन लोग समझेंगे अगर ये तो 25 में रख के पढ़ रहा है। तो इस तरह से जो है दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्टतया न दिख करके उससे कम दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्टतया दिखाई दे तो इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के चश्मे द्वारा किया जाता है। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्टतया न दिखकर उससे कम दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्टतया दिखाई दे तो इसे जो है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसके निवारण के लिए चश्मे में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जब हम अवतल लेंस का चश्मा लगाए रहते हैं तो हम वस्तु को रखते हैं 25 पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, लेकिन चश्मे में जो अवतल लेंस लगा उसके कारण इसका प्रतिबिंब बहुत पहले और नजदीक बन जाता है और हम आसानी से इसको देख पाते हैं। जब जो है वृद्धावस्था आ जाती है, बुजुर्ग हो जाता है कोई व्यक्ति, या जब किसी व्यक्ति के नेत्रों कि सिलेरी पेशियां काम करना बंद कर दे, नेत्र सिकुड़ना फैलना बंद कर दे, तो व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तुएं न दिखकर उससे अधिक दूरी पर या उससे नजदीक की दूरी पर रखने पर ही वस्तुएं दिखती हैं। माने व्यक्ति के नेत्रों में दूर और निकट दोनों प्रकार का दोष हो जाता है। जैसे नाना नानी या दादा दादी के रहा था तो मोटका चश्मा लगा तो मैं उत्तल अवतल दोनों लगा रहा, तो उसका नजदीक और दूर दोनों देखे वाली बीमारी रहा था, तो इसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अविद्युक्ता, जब जो है नेत्रों के द्वारा जो दो निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब अलग अलग ना दिखकर एक ही जगह पर बने तो इसे हम अविद्युक्ता कहते हैं। वर्णंधता, ये बहुत प्यारा दोष है बेटा, कलर ब्लाइंडनेस। ये आनुवांशिक रोग है, माता पिता से उनके बच्चों में फैलता है। अगर किसी के मम्मी पापा को कलर ब्लाइंडनेस वर्णंधता का दोष है तो उसके बच्चों में भी यह दोष पाया जाता है। क्या होता है वर्णंधता? जब किसी व्यक्ति के नेत्रों की शंक्वाकार दिक् तंत्रिकाएं काम करना बंद कर दे, या किसी व्यक्ति के नेत्रों में शंक्वाकार दिक् तंत्रिकाएं हो ही ना, माने किसी व्यक्ति के नेत्रों में शंक्वाकार दिक् तंत्रिकाओं का अभाव हो या शंक्वाकार दिक् तंत्रिकाएं काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति को रंगों की पहचान नहीं हो पाती, और इस प्रकार के दोष को वर्णंधता या कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। यह रोग लगभग मनुष्यों को होता है कि व्यक्ति को किसी न किसी रंग की पहचान जरूर नहीं होती, लेकिन हम लोगों को ये रोग होते हुए भी हम नहीं जान पाते कि हमें ये रोग है। अगर हम कभी रेलवे में जो है नौकरी के लिए एग्जाम देने जाते हैं तो रेलवे भर्ती के समय आपके इस रोग का परीक्षण करता है, तब आपको पता चल पाता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस का दोष है। एक बहुत बढ़िया सी छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा बेटा वर्णंधता रोग के बारे में, कि हमारे फेमस वैज्ञानिक डाल्टन, जिन्होंने परमाणु की खोज की थी, परमाणु के बारे में, परमाणुवाद के बारे में बहुत सारी चीज अध्ययन किया था। केमिस्ट्री में डाल्टन का नाम बहुत फेमस है, आप सभी लोग जानते हैं। डाल्टन को बच्चों यह बीमारी थी कलर ब्लाइंडनेस की, वो कलर पहचान करने का रोग उनको था, वो कलर नहीं पहचान पाते थे। सोचो बच्चों, अगर कभी कोई वैज्ञानिक या फेमस आदमी किसी चीज की खोज करता है, आविष्कार करता है, तो उसके नाम पर उस खोज का नाम पड़ जाता है, तब तो अच्छा लगता है। लेकिन डाल्टन को ये बीमारी थी, डॉक्टरों ने पता किया कि डाल्टन को कलर ब्लाइंडनेस का दोष है, बीमारी है, तो उनके चूंकि बहुत फेमस आदमी थे, बहुत फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो उनके जो बीमारी थी उस बीमारी का नाम उनके नाम पर पड़ गया, डाल्टनवा को भय बीमारी। माने जौन बीमारी डाल्टनवा के रही कलर ब्लाइंडनेस, का डाल्टन के नाम पे डाल्टोनिज्म कह दिया गया। तो वर्णंधता या कलर ब्लाइंडनेस का एक नाम होता है
डाल्टोनिज्म। चूंकि ये डाल्टन को बीमारी हुई थी तो उनके नाम पर जो है इस बीमारी का भी नाम पड़ गया डाल्टोनिज्म। तो कलर ब्लाइंडनेस को हम डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। उसके बाद बेटा द्विपार्श्विकता। कभी कभी नेत्रों में पार्श्विक अक्ष टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे प्रतिबिंब के बजाय इधर उधर पार्श्विक अक्ष से इधर उधर बनता है। तो जैसे गांव देहात में कहते हैं कि एल टी यहाँ लुक लंदन टाक टोक्यो लखत हुआ कहती रही है, बतला टेंसी रही है, तो टिपंकहा जिका कहा जाता है। तो इस रोग को द्विपार्श्विकता कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दृष्टिदोष और उनका निवारण, द्विपार्श्विकता का निवारण परवलयाकार जो है लेंस से किया जाता है, परवलयाकार वाले जो लेंस युक्त होते हैं उनसे। बाकी बच्चों हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ा। अब इसके बाद हम आपको टिंडल प्रभाव, प्रिज्म और भी चीज़ें पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त।